तो हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स में बता देना कि मानस सर की आवाज क्लियरली आ रही है नहीं। ओके, और स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, क्या स्क्रीन और मैं अच्छे से विजिबल हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो बच्चों? केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, एक सर क्लास ले चुके हैं, दूसरी क्लास आज मानस सर लेने आ गए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम आई परफेक्टली ऑडिबल? बच्चों मेरी आवाज क्लियरली आप तक आ रही है? किसी को कमेंट्स में बता देना अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ओके, तो देखो, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ, एक आध बार और बताऊँगा, फिर हर दिन केवल क्लासेस होगी क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जान जाओगे। तो दिस इज़ मानस खंडूजा। मानस सर इज़ अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मानस सर ने बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल से, और मानस सर जेईई, यूपीटीयू और बिटसेट क्वालीफाई कर चुके हैं, और 6 साल सर को पढ़ाते हो गए केमिस्ट्री। ओके, तो ये मानस सर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। सर यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाएँगे, और केमिस्ट्री में सर की आज दूसरी क्लास है। तो बच्चों कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक आज होने वाले हैं, उसका स्टार्ट हम अब कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, और उससे पहले मैं आपको बैचेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम अपनी केमिकल रिएक्शन पे आएंगे, और मैं पूछूंगा पिछली क्लास का जो मैंने पढ़ाया था तुमसे, अभी पूछूंगा अभी। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो देखो मेरी स्क्रीन अच्छे से तुम्हें दिख रही होगी, और स्क्रीन पर अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है एकेडमी एसटीबीजी, और कांटेक्ट नंबर दे रखा है, और सेंटर कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ के जो एएमयू एंट्रेंस है उसी से सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही कराते हैं एसटीबीजी एकेडमी, और उसका जो सेंटर है ऑफलाइन अलीगढ़ में है। और जिसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, 11th एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन यूट्यूब पे करा रहे हैं, जिसका कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पे यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस कर सकते हो मेरे साथ, और ये पूरा शेड्यूल है। तो देखो मानस सर की क्लास कब कब होती है? मानस सर की केमिस्ट्री की क्लास एक तो मंडे आज है, फिर वेनसडे है, और फिर आपकी फ्राइडे। ओके, बाकी फिजिक्स, मैथ और बायो, इसमें आपकी रेगुलरली क्लासेस होती रहेंगी। आपको ये शेड्यूल शेयर कर दिया गया है, टीचर्स के नेम मेंशन है। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो तुमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन सब का नाम सुना है ना, उन्हें हम जल्दी से पढ़ें। ओके, तो बच्चों लास्ट की क्लास में कौन कौन आया था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि पिछली वाली क्लास जो मेरी सबसे पहली क्लास थी यहाँ पे, किसने करी थी। उसका हम थोड़ा सा रिकैप देख लेंगे बच्चों, क्योंकि आज हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। ओके, केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, उससे पहले पिछली क्लास का पिछली क्लास का हम फटाफट क्या देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं। तो देखो अगर आपको याद हो, स्टार्ट हमने करी थी पिछली क्लास की रिएक्शन से, और रिएक्शन में मैंने आपको वैलेंसी के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि 1 से लेके 30 तक के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें मानस सर ने ट्रिक बताई थी 21 से 30 एलिमेंट्स की। याद है कौन कौन सी ट्रिक बताई थी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये हमारे 21 से 30 तक के एलिमेंट्स की लास्ट क्लास पे मानस सर ने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की। ठीक है, जरा जल्दी से मैं लिख देता हूँ, फिर आपको वो ट्रिक भी रिवाइज करा देंगे क्या थी अगर आपने वो क्लास नहीं करी। ओके, तो ये 26, 27, इसको नीचे लिख देते ताकि तुम्हें दिख जाए, और इसके बाद निकल, कॉपर और जिंक। तो बच्चों इसको याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, साइंस टीचर, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है बच्चों। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। तो देखो पिछली क्लास में हमने 30 एलिमेंट्स तक याद कर लिए थे, 20 तक तुम सबको आते हैं। 21 से 30 की मैंने ट्रिक बताई थी। देखो 21 पर है तुम्हारा स्कैंडियम, साइंस से स्कैंडियम, फिर 22 पे टाइटेनियम, वेरी से वेनेडियम, 24 पर क्रूअल, क्रूअल से कैसे याद हुआ? सी आर, क्रोमियम का। 25th पे कौन है? मैंगनीज।
26 पे आयरन, आप कहोगे सर आयरन तो आई से होता है, पर उसका सिंबल तो एफ से होता है, Fe। 27 पे कोबाल्ट, 28 एलिमेंट हमारा कौन सा है, निकल है, 29 कौन सा है, कॉपर, और 30 था जिंक। तो पिछली क्लास में हमने मोस्टली एलिमेंट्स के बारे में बताया था। कल तो मैंने ली नहीं थी क्लास, कल तो संडे था। तो हमने पिछली क्लास में एलिमेंट्स को देखा था बच्चों, 1 से लेके 30 तक एलिमेंट देखे थे। हमने देखा था वैलेंसी कैसे करते हैं, और हमने सीखी थी बैलेंसिंग। हमने बैलेंसिंग सीखी थी बच्चों, कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, हमने फटाफट से सीखा था। देखो जरा फटाफट में तुम्हें रिवाइज देता हूं। अगर तुम्हें कोई रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो जैसे मान लो ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। और आपसे कोई कहे मुझे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम किस चीज को बैलेंस करते हैं। देखो रिवीजन चल रहा है, रिकैप चल रहा है पिछली वाली क्लास का। पिछली क्लास में बैलेंसिंग बता दी थी, उसका फटाफट में एक रिकैप दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मेटल को ढूंढना होता है। तो क्या नाइट्रोजन मेटल होता है, क्या नाइट्रोजन मेटल होता है, क्या नाइट्रोजन आपका मेटल होता है, नहीं। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है। तो सबसे पहले मेटल को ढूंढना है, मेटल यहाँ पे है नहीं। फिर हम बैलेंस करते हैं ऐसे एलिमेंट को जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। तो कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। तो बच्चों देखो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लास्ट में हम सबसे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन है। तो 2 और 6 को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो रूल मैंने बताया था पिछली क्लास में, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, फिर थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस करा जाता है, और हाइड्रोजन को सबसे आखिर में बैलेंस करते हैं। अगर तुम ये शेड्यूल या ये रूल फॉलो करते हो, तो तुम्हारी बैलेंसिंग कभी फंसेगी नहीं। तो पिछली क्लास में हमने ये सब चीजें देखी थी। ओके, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। सारी रिएक्शंस को मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। 10th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होती हैं, उनसे जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे आज के सेशन में, ठीक है, जो तुम्हारे 11th एएमयू एंट्रेंस में आते हैं, और बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th का बोर्ड देने वाले हो, तो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, गुड इवनिंग बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, इससे पहले मैं रिकैप दे रहा था। और अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। एक एक रिएक्शन को मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम्हें हर डेफिनेशन, सारे एग्जांपल्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। कौन कौन से एग्जाम्पल तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शंस तुम्हें याद होनी चाहिए, कौन सा तुम्हारे 11th एएमयू एंट्रेंस में आ सकती है, वो सब आज डिस्कस होगा। तो इससे पहले मैंने केवल रिकैप दिया आपको पिछली क्लास में क्या हुआ। आज की क्लास केमिकल रिएक्शन का पार्ट सेकंड शुरू होता है अब। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो देखो जब आप कॉम्बिनेशन का वर्ड समझते हो, तो आप कभी कॉम्बिनेशन में एक चीज होती है, कॉम्बिनेशन में क्या कोई एक चीज हो सकती है, इस सवाल का जवाब देना मुझे, कि अगर आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, तो क्या उसमें केवल एक ही चीज होती है। जब भी आप कॉम्बिनेशन कहोगे, तो एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए। मैं कॉम्बिनेशन वर्ड का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए करता हूं। तो हमेशा याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट कभी एक नहीं होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दो या दो से ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट एक होगा। बच्चों देखो, जब तुम कंबाइन करते हो ना किसी चीज को, तो वो एक हो जाते हैं। समझ रहे हो, कंबाइन करके तो एक किया जाता है। जब आप तीन चार चीजों को मिला रहे हो, जो आखिर चीज मिलती है वो एक चीज कहलाती है। चावल,
दाल उसमें मसाले मिलाकर एंड में खिचड़ी बनती है। तो चावल दाल ये सब तो तुम्हारे रिएक्टेंट्स हो गए, फाइनल प्रोडक्ट तो खिचड़ी कहलाता है। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए उससे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे पहचान सकते हो? हमेशा रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट एक ही होगा। बताओ इसकी डेफिनेशन में या एग्जाम्पल में कोई डाउट है तुम्हें? इसकी एक्सप्लेनेशन में और डायरेक्शन में तुम्हें कोई डाउट है? तुम्हें रिएक्टेंट कैसे पहचानना है? तुम्हें रिएक्टेंट पहचानना है एक से ज्यादा और प्रोडक्ट होना चाहिए एक। तो अब बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे वाले। तो देखो अगर तुमने एग्जाम्पल देखा हो, इसे क्विक लाइम कहते हैं बच्चों, तुम्हें नाम पता होने चाहिए चीजों के। ये क्विक लाइम कहलाता है। अच्छा क्विक लाइम एक सॉलिड, आप देख रहे हो ये सॉलिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप कहो सर हीट, हीट थोड़ी प्रोडक्ट है। हीट तो रिलीज हो रही है, चीज बन क्या रही है? स्लेक्ड लाइम। तो बच्चों एक तो इन सब चीजों के नाम नोट करते जाना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका क्विक लाइम कहलाता है। और CaOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये स्लेक्ड लाइम कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों के मेरे ख्याल से नाम में आपको नोट कर लेने चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि CaO क्या होता है और Ca हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है। तो क्विक लाइम, स्लेक लाइम। अब देखो इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये गलत एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। दूसरा देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है। अब आप एक्सोथर्मिक कैसे समझोगे? बच्चों एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज करी जाती है। कैसे समझते हैं हीट रिलीज हो रही है? तो बच्चों हीट रिलीज के हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो देखो हीट रिलीज कैसे ढूंढोगे बच्चों, अगर यहां पर तुम्हारी प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखी है तो एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाती है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट पे प्लस हीट लिखा है तो वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी। अगर रिएक्शन के एंड पर ये डेल्टा एच है पर ये नेगेटिव दे रखी है, आप समझते हो ना, जो चीज जीरो से छोटी होती है उसे नेगेटिव कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। कैसे सोचो, कोयला जलाते हो तो हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक है। तुम किसी एसिड में बेस मिलाओ, अब तुम 10th क्लास में हो, तुम्हारे शायद लैब में तुमने रिएक्शन कराई हो या कभी किसी टीचर ने केमिस्ट्री लैब ले गए हो, तो HCl और NaOH को मिलाओगे। HCl नाम पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, अच्छा सा एसिड होता है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर तुम दोनों को मिलाते हो तो दोनों हीट रिलीज करते हैं, तुम्हारा बीकर जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? क्लियर है? वो है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पे इन्हें पहचानने का तरीका होता है, इनका डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा होता है या फिर आपको प्रोडक्ट वाली साइड पर प्लस हीट लिखा मिल जाएगा। जैसा इस रिएक्शन में एनर्जी लिखा है, एनर्जी एक हीट का फॉर्म होता है बच्चों, एनर्जी हीट का ही तो फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमें पहचान हो जाती है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती है। इस बात को याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर हीट रिलीज करती है। देखो कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करता है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो जब कोई कंपाउंड वो कंबाइन करके बना रहे हैं तो उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है और स्टेबिलिटी के बदले वो सराउंडिंग को एनर्जी देते हैं, इसलिए वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। क्लियर हो गया?
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने ये देखा, क्या-क्या देखा हमने एक्सोथर्मिक के बारे में? इससे हीट रिलीज़ होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती हैं। ये बच्चों क्या है? ये मीथेन दे रखा है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, इसके बारे में याद रखना। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ज़्यादातर ये इसे कंबशन रिएक्शन भी कहेंगे और इसमें CO2 और H2O प्रोडक्ट होता है। ओके? अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने केवल 2 रिएक्शन के टाइप देखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और वो ही उसी में एक अंडर पड़ा जाता है उसके एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है और हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे कभी एनर्जी लिखा हो तो इस बात से कन्फ्यूज़ मत होना क्योंकि एनर्जी और हीट एक ही चीज़ हो जाती है। ठीक है ना? एनर्जी क्या है? हीट जो है एनर्जी का फॉर्म होता है। इसलिए अगर यहाँ एनर्जी लिखा है या हीट लिखा है, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है? सर व्हाई इज़ डेल्टा H नेगेटिव? बच्चों देखो डेल्टा H नेगेटिव क्यों होता है? इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर सिस्टम तुम आगे अब 11th में आने वाले हो, इस बात को ध्यान रखना, जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो सिस्टम कहलाती हैं और बाकी सब लोग सराउंडिंग कहलाते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो सब के सब सिस्टम है। तो अगर उनका नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव साइन होता है। अब देखो हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ में सिस्टम का नुकसान हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन होता है। अभी तुम्हारे 11th में बहुत हेल्प करेगा, जब सिस्टम का कोई नुकसान होता है, साइन नेगेटिव आता है। तो देखो हम इससे हीट ले रहे हैं, तो इसका नुकसान हो रहा है, इसलिए डेल्टा इज़ नेगेटिव। अभी थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे ना 11th में, तो और अच्छे से क्लियर होगा। पर अभी के लिए याद रखना, अगर सिस्टम का नुकसान होता है, सिस्टम ये रिएक्शंस है, इनका नुकसान हो रहा है, तो साइन नेगेटिव आता है। ठीक है? और कोई डाउट है? अभी तक यहाँ पे किसी भी चीज़ में? तो बच्चों देखो, अब मैं फटाफट एक रिकैप देता हूँ। देखो मुझे चाहिए कि तुम्हारा बोर्ड से पहले चीज़ें तुम्हारी रिवाइज़ हो जाएँ और तुम्हें अगर तुम मेरे साथ 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी चीज़ें तुम्हें याद भी हो जाएँ। तो फटाफट देखो मैंने जो पढ़ा उसको रिवाइज़ तुम मुझे बताते जाना। क्या बताया मैंने सर ने? तो मैंने बताया तुम्हें किस चीज़ के बारे में? एक्ज़ोथर्मिक के बारे में। एक्ज़ोथर्मिक में क्या रिलीज़ होती है बच्चों? हीट या एनर्जी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर है? अब बच्चों डीकम्पोजिशन दूसरी कैटेगरी होती है। कैसे समझे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है रिएक्शन का टूट जाना। देखो तुम डीकम्पोजिशन बायोलॉजी में पढ़ते हो, तुम बायोलॉजी की बात कर रहे हो। डीकम्पोजिशन होता है, अमीबा टूटता है, उसे फिजन कहते हैं। टूटते-टूटते वो मल्टीप्लाई करता है। तो इसी तरह से अगर कोई चीज़ टूटेगी, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जब एक रिएक्टेंट 2-3 रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है ना? अगर कोई रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज़ हो रहा है यानी ब्रेक कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस में, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। बच्चों अगर तुम किसी को तोड़ना चाहते हो, अगर तुम किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी या तुम्हें एनर्जी मिलेगी? अगर तुम चाहते हो कि हमारी इस रिएक्शन में हमें इस H2O को तोड़ना है, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी या तुम्हें एनर्जी मिलेगी? बताओ। तो देखो बच्चों हमेशा याद रखना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें चीज को तोड़ना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी तुम कैसे देते हो किस फॉर्म में दे सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में अगर तुम चीजों को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देनी पड़ती है। अब देखो ये वाटर है। बच्चों अगर इतना आसान होता ऑक्सीजन बनाना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां थोड़ी होती, इतना महंगा थोड़ी मिलता। अगर पानी को तोड़ दिया जाए और फटाफट ऑक्सीजन बना ली जाए तो मैं घर पे मेरे पास बोतल है, मैं कहूंगा ये लो भाई इसे तोड़ दो 1 लीटर ऑक्सीजन बना दो। इतना आसान होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि वाटर को तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी फ्री में नहीं आती, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, खूब बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, तब जाके ऑक्सीजन बनता होगा।
ठीक है ना? लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन बना क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि वाटर को तोड़ना पड़ेगा और किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है और उसके लिए तुम्हें अप्लायंस चाहिए होंगे, इंडस्ट्री सेट करनी होगी। इसलिए हम ऑक्सीजन फटाफट नहीं बना सकते क्योंकि वाटर को हमें तोड़ना पड़ता है। तो डिकम्पोज़िशन रिएक्शन क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हमेशा याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री है ना एक रियल लाइफ से समझा करो। अब तुम किसी को जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी मिलती है। अगर तुम 2 लोगों को जोड़ते हो तो तुम्हें एनर्जी मिलती है। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छे काम कर रहे हो ना? और अगर तुम किसी को तोड़ते हो तो तुम्हें मेहनत लगानी पड़ती है, तुम्हें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, तुम्हें डिकम्पोज़ करना है। तो उसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, डिकम्पोज़िशन कहलाता है। जब लोगों को तोड़ा जाता है तो डिकम्पोज़िशन, वहाँ हीट एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी और कॉम्बिनेशन में लोगों को जोड़ा जाता है, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट मिलके 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, उस समय एनर्जी हमें मिलती। दोनों चीज़ें क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? अब इसे अपनी भाषा में लिखना, ये मत लिख देना कि हम लोगों को तोड़ रहे हैं। लोग हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है? आप केमिस्ट्री में इस तरह से सोचो कि वो जो लोग हैं ना, वो रिएक्टेंट हैं। और उनको हम जोड़ते हैं तो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे में हमें एंथैल्पी मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। हम सिस्टम हैं, हम सराउंडिंग है सॉरी। और इसी तरह से डिकम्पोज़िशन रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट्स को तोड़ा जाता है और आपको उस समय एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी आप किस फॉर्म में दे सकते हो? लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, हीट के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे क्लियर है? तो बच्चों डिकम्पोज़िशन रिएक्शन के थोड़े अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जो तुम्हारे बोर्ड के लिए, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इस पॉइंट तक अगर तुम्हें इतना सा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुले रहते हैं, आप पूछ लेना। ठीक है? मेरा टास्क ये है कि तुम मुझसे 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो यहीं तुम्हें चीज़ें याद हो जाएँ। तुम्हें दोबारा एक बार बस तुम रिकैप करोगे ना, ज़रा सा तुम कॉपी ऊपर से देखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझसे पढ़ने के बाद तुम्हें एक और किसी से पढ़ना पड़ रहा है, फिर तुम भी किताब में घुस जा रहे हो, तुम्हें आधे घंटे तक समझ में नहीं आ रहा। समय की बर्बादी नहीं, 1 घंटे मानस सर से पढ़ा, तो चीज़ें यहीं की यहीं खत्म और हमारे नंबर जितना आता है उस चैप्टर से, वो हमारे पक्के। ठीक है? तो बच्चों अब ये इसका नाम मुझे बताओ, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये सॉल्ट होता है, एसिड होता है या बेस होता है? कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएँगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब तुम्हारा 10th का बोर्ड का पेपर आ रहा है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे 10th वाले होंगे यहाँ पे 11th एंट्रेंस के लिए जो पढ़ रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक एल्कली है, एक एसिड है या फिर एक सॉल्ट है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो बच्चों देखो अगर किसी में ऐसे ओएच लिखा होता है ना और एक मेटल लिखा है, तो वो हमारा बेस होता है। ऐसे पहचान सकते हो। देखो, जैसे मैग्नीशियम है, उसके पास अगर ये हाइड्रॉक्सिल आयन लगा वो भी बेस है। अगर कैल्शियम है, उसके पास लगा है तो भी ये बेस है। मतलब ये एक कैटेगरी होता है और भी तरीके के बेस होते हैं, पर अगर तुम्हें मेटल दिख रहा है और हाइड्रॉक्सिल आयन दिख रहे हैं, तो वो हमेशा बेस होता है। जैसे ये भी बेस है सिल्वर हाइड्रॉक्साइड। अब आपने एक बात देखी कि ये टूट रहा है और अपना डिकम्पोज़िस कर रहा है। तो बच्चों ये डेल्टा किसका साइन होता है पता है तुम्हें? डेल्टा तुम्हें पता है ना किस चीज़ का साइन होता है? देखो हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ टूट रही है, तुम्हें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, यहाँ पे मतलब है आपने हीट दी है। ऐसे कोई नहीं टूट रहा, तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों आपकी डिकम्पोज़िशन रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है। बच्चों ये कार्बोनिक एसिड होता है और मेरा दूसरा सवाल है जिसने अच्छे से पढ़ा है, क्या ये मिनरल एसिड होता है? क्या कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है? ये छोटे-छोटे सवाल आपके एग्ज़ाम में आएँगे 11th एंट्रेंस के और आपको पता होना चाहिए। तो क्या कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है? पढ़ा होगा ना जिसने देखो तुमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़े होंगे, तो उसमें एक जगह पे चारों में एसिड्स के नाम लिखे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। जो 3 होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो मिनरल एसिड है, पर कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है, पर ये वीक होता है बच्चों। वीक एसिड की पीएच ज़्यादा होती है, आपको पता होगा इसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नुकसान नहीं देगा। यानी अगर मैं हाइड्रोकार्बोनिक एसिड अपने ऊपर डाल देता हूँ ना ऐसे, तो इतना नहीं जलेगा,
थोड़ी खुजली वगैरह होगी, इचिंग होगी, रैशेस हो जाएंगे, पर इतना नहीं चलेगा। वहीं यहाँ पे तुम नाइट्रिक एसिड डालोगे ना, तो ये जो तुम्हारी स्किन है, अगर प्योर क्वालिटी का तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारी लैब में छेड़ना नहीं, तो वो टिश्यू को ही उखाड़ देता है, तोड़ वोड़ नहीं देता, वो पूरी जो टिश्यू होता है ना तुम्हारा स्किन का, वो ले जाता है अपने साथ, तो तुम्हें नया लाना पड़ेगा। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो अगर किसी तरह से वो हमारे टिश्यूज से रिएक्ट कर जाता है बॉडी के, तुम्हें टिश्यूज तो पता है ना, बायो तो पढ़ ही रहे हो अभी, छूटी थोड़ी है बायो अभी तुम्हारी, मैथ लोगे बाद में छूटेगी। तो अभी तुम्हें पता है टिश्यूज क्या होते हैं, तो अगर तुमने नाइट्रिक एसिड डाला, तो वो तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वहां टिश्यू नहीं रहते, काला काला वो बच जाता है। ठीक है, तो कभी नाइट्रिक एसिड से बच के रहना, काफी नुकसानदेह होता है। ओरिजिनल वाला, तुम्हारे स्कूल में तो बच्चे मिलावट कर देते हैं, उसमें पानी वानी मिला देते हैं, तो इतना नहीं करता। अगर तुम्हें कहीं प्योर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड या HCl या सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ दिख जाता है, तो उससे दूरी बनाए। ओके, तो बच्चों यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा ना। तो बच्चों इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हो, उन्हें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स होते हैं, वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, कोई ज्यादा केमिकल रिएक्शन बाहर से नहीं आती, और एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं वो आते हैं। तो आप बच्चों वंस अगेन देखो, ये लेड का सिंबल होता है, और लेड नाइट्रेट को मैं तोड़ता हूं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O2 और लेड ऑक्साइड बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है? ये बेचारा टूट रहा है, इसको तुम एनर्जी दे रहे हो, और ये टूट कर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहा है। ये फेरिक सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट। ये कलर्ड होता है, जब तुम उसे हीट करते हो तो कलरलेस हो जाता है। ये सवाल तुम्हारा आ सकता है, फेरिक सल्फेट तुम्हारा कलर्ड होता है, इसका रंग होता है, पर जब इसमें तुम हीट करते हो तो ये कलरलेस बन जाता है। इस क्वेश्चन को बच्चों प्लीज नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिक सल्फेट हीट करने पर अपना कलर खो देता है। क्या कर देता है? फेरिक सल्फेट अपना कलर खो देता है, क्योंकि ये देखो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, और आप इसे हीट करोगे तो वो अपना कलर खो देता है। इस बात को प्लीज नोट करना, मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं। FeSO4, जिसे आप फेरस सल्फेट कहते हैं, क्या करता है? लूजेस इट्स कलर, अपने हरे रंग को खो देता है, इट्स ग्रीन कलर ऑन हीटिंग। इतनी बात को बहुत जरूरी याद रखना, ऐसे तुम्हें स्टेटमेंट डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों, इस पॉइंट तक अगर तुम्हें कोई डाउट ना हो, तो तुम कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई, मैंने अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया है, और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देख रहे हैं। अच्छा बच्चों देखो, एक और नाम आया, अभी तक मैं दो कॉमन नेम तुम्हें कह चुका हूँ। कॉमन नेम का एक टेबल बना लेना, उसमें सब चीजों के कॉमन नेम तुम्हें याद होने चाहिए। फटाफट तुम्हें एक कॉमन नेम में बता दूं। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें CaO बताया, क्या होता है ये? क्विक लाइम होता है, जल्दी से एक जगह नोट करके रख लेना। दूसरा पढ़ाया मैंने CaOH2, इसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम। और तीसरा देखो यहां लिख के आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे तुम लाइम स्टोन कहते हो, लाइम स्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो नाम है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कॉमन नेम कहा जाता है इनको, IUPAC नहीं कहेंगे, इनका कॉमन नेम है, और ये तुम्हें आने चाहिए। तो ये तीनों आप नोट करते जाओ, जैसे जैसे और आएंगे तो एक टेबल आपने बना लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सवाल आता है। तुमसे पूछ लेंगे क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लिम लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, या लाइम स्टोन में मेटल कौन सा है? कैल्शियम मेटल है भी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, देखो तुम हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये इंसान टूट रहा है, कभी कभी हीट ना लिखकर ऐसे लिख देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, कैल्शियम कार्बोनेट और डेल्टा लिख दें, तो इसका मतलब भी क्या होता है? आपने हीट करा, हीट का सिंबल है, ठीक है, हीट का सिंबल डेल्टा होता है। इसके बाद बच्चों अभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी, अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है? तो बच्चों यहां पर अब आप देखो कि ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड, नाम सबके लिख लेते हो ना, सिल्वर क्लोराइड
और सिल्वर ब्रोमाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इससे 99% है तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा नोट कर लेना। और ये बात इसके नीचे जो लिखा है ना, इसे हाईलाइट भी कर लेना। जो पॉइंट लिखा है ना, ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में रिएक्शन यूज होती है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है और उसे मैं लाइट में रखता हूं, देखो बच्चों यहां पर लाइट नहीं लिखा, यहाँ पे लाइट में अगर इन दोनों को रखते हैं तो ये टूट जाता है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी ना पहले, उसमें करा जाता था। तो ये रिएक्शन दोनों का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 11th में भी आ जाता है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बच्चों इससे पहले मैंने आपको एक्सोथर्मिक बताई। एक्सोथर्मिक में सिस्टम का नुकसान हो रहा था, तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव था। अब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज अगर लिखी होगी तो वो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उसमें आपकी हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखी होती है, ना कि प्रोडक्ट वाली साइड पे। यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, 4 रिएक्शन हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किस रिएक्शन की? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें हम, तो जरा एक बात समझो उसमें पहले। डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ा है फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ए से बी अगर कोई जाता है तो वहां डिस्टेंस कितना फर्क होता है। वो डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क है। आप अगर इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, तो ये कॉपर सल्फेट की, कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस करा। डिस्प्लेस का मतलब होता है उसकी जगह ले लेना। ठीक है ना? जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, आप थोड़ी देर के लिए उठे, कुछ प्लेट वगैरह लेने के लिए, आप कुछ खाने के लिए उठे, कोई इंसान आपकी कुर्सी पे बैठ गया, तो उसे डिस्प्लेस कहा जाता है। आपको कोई नई जगह नहीं मिली, आपकी जगह आपसे छीनी गई। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे किसी आयन को डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? कब होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझो, तो डिस्प्लेस वही कर सकता है जो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आपकी कुर्सी तो वही ले सकता है ना जो आपसे मजबूत हो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, इस बात को याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें क्या पता लग रहा है कौन स्ट्रांग है? जिंक कॉपर से स्ट्रांग है। जिंक हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस रिएक्शन को देख के पता लगा कि जिंक कॉपर से अच्छा मेटल है। और इस रिएक्शन को देख के क्या पता लगा कि लेड भी कॉपर से अच्छा है। ठीक है, अच्छा यानी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम, अगर कोई किसी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इन दोनों रिएक्शन से पता लगता है कि लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बच्चों इस पे देखो, इसी चीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखो, क्या आप इसे समझ पा रहे हो? आपको बताना है इस रिएक्शन के हिसाब से कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसे आप अच्छे से देखो और देखो क्या आप इसे समझ पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे पहले गलती क्या है, ये सॉलिड होगा। कभी भी मेटल कोई गैस नहीं होता, कोई मेटल गैस नहीं होता। सिर्फ एक मेटल मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ज्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली रिएक्शन को देख के क्या पता लग रहा है?
अगर तुम देखो यहाँ कॉपर सल्फेट है और आयरन है, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। इससे पता लगता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। पहली रिएक्शन से पता लगता है Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पहली रिएक्शन से हमें पता लगता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और दूसरी रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है, यार ये जिंक आया, आयरन ने कॉपर की जगह ली, और जिंक आया, जिंक ने आयरन की जगह ले ली। तो इससे क्या पता लगा, अगर पहली रिएक्शन से हमें पता लगता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, पहली रिएक्शन से हमें ये पता लगता है, तो दूसरी रिएक्शन से बच्चों पता लगता है कि जो हमारा जिंक है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो क्या लिखोगे, अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछता है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। बताओ इस रिएक्टिविटी को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मैं आसानी से लिख रहा हूँ पर इससे आप अच्छे से समझो। ये आपका 11th का ना बेस बहुत जरूरी होता है। देखो 10th आसान होती है, 12th आसान होती है, सबसे मुश्किल 11th होती है। तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें मेडिकल में जाना है, तुम्हें किसी भी एग्जाम में जाना हो, हमेशा याद रखना 11th बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो। ठीक है, 11th का सबसे मुश्किल पार्ट रहता है, 12th बहुत आसान होती है। तो 11th की चीजें उसी इंसान की अच्छी होती है जिसका बेसिस स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अगर आप आगे जाके किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे मजबूत तुम्हारी 11th होनी चाहिए, क्योंकि 11वीं क्या होता है ना, 10th के पेपर के बाद रिलैक्स हो जाते हो। तुम्हें 10th में होती है एक किताब पतली सी, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायो, उसी में फिजिक्स होती है। फिर 11th में आती है फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायो अलग, अगर तुम पीसीबी लेते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जब अलग होती है ना बच्चों, तो वो काफी बिल्कुल डेप्थ होता है। 10th अगर तुम्हारा, क्या कहूँ, 10th अगर तुम्हारा 7 है तो 11th तुम्हारा 27 होता है लेवल के हिसाब से। इस बात को ध्यान रखना। 11th ही सब बच्चों की रह जाती है, जो मेरे 12th के स्टूडेंट हैं उनकी भी 11th पूरी होती है, इस वजह से वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कतें खाते हैं। 11th के चैप्टर उनके रह जाते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, उनकी 11th की ऑर्गेनिक बेकार रहती है, इस वजह से वो 12th की ऑर्गेनिक खराब करते हैं। 11th में जीओसी तुम पढ़ते नहीं हो सही से, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है 11th में पढ़ाई जाती है। ऑर्गेनिक का जो शुरुआत है वो 11वीं में होता है, तुम उसे छोड़ देते हो। 11वीं तो मजे में कर रहा होता है बच्चा, है ना। 12वीं में बोर्ड्स होता है तो सीरियस लेते हो, 11वीं में तुम सोचते हो नहीं। तो 11th की जीओसी तुम्हारी खराब होती है, इसलिए तुम्हारी 12th की ऑर्गेनिक खराब होती है। तो 11th को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, इसलिए 11th पे बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, 11th का मुश्किल आता है, 11th से ज्यादा आता है। ठीक है, तो यही 11th का बेस करने के लिए कुछ चीजें 10th की तुम्हारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। तो अब तुम 11th की शुरुआत करने जा रहे हो तो इन बातों को तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी का? अब बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब देखो, अभी हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ली। ठीक है, आयरन की कोई जगह नहीं थी, आयरन किसी के साथ नहीं था, वो अकेला था, वो आया और उसने कॉपर की जगह ले ली। पर अगर ऐसा हो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है, दूसरा उसकी जगह ले रहा है, समझ रहे हो, मैंने तुम्हारी कुर्सी ली, तुमने मेरी कुर्सी ले ली, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें आयंस का डिस्प्लेस होता है। सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली बच्चों, और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक एलिमेंट होता है, वो आयन को डिस्प्लेस करता है। इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, बहुत अच्छा सवाल है मेरा, ये सॉलिड क्यों लिखा है? ये बेरियम सल्फेट सॉलिड क्यों लिखा है? ऐसा क्यों है कि इसे इन्होंने सॉलिड लिखा है? ये एक्वस लिखा है, इसे एक्वस लिखा है, इसे एक्वस लिखा है, इस बेचारे को सॉलिड क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है?
इसकी वजह हमेशा याद रखना बच्चों, बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। अब देखो, एक्वस का मतलब पानी में डिसॉल्व करा। जो पानी में नहीं घुलता उसे हम सॉलिड फॉर्म में मानेंगे। अब डिसॉल्व नहीं हो रहे तो एक्वस नहीं लिखते, एक्वस उनके पीछे लिखा जाता है, वो घुल जाते हैं। जो चीज इनसॉल्युबल रहती है उसके पीछे सॉलिड लिखा जाता है, नहीं तो कभी एरो बना देते हैं, नहीं पीपीटी लिख देंगे। सॉलिड लिखा है मतलब ये चीज घुला नहीं, ये सॉलिड रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये तुम्हें एक और रिएक्शन बताता है जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुम्हारी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो घुलती नहीं है। जैसे तुम्हें मैं बताऊं, तुम पानी में कैल्शियम कार्बोनेट डालो। कैल्शियम कार्बोनेट तुमने देखा होगा, चूना डालता है। CO3 घर में तुम्हारे कभी प्लास्टर हुआ है तो पानी में डालता हो, तो क्या वो पानी में घुल जाता है? पानी में नहीं घुलता। तुम पानी में चौक डाल दो, पानी में घुलेगी? नहीं घुलेगी। तो जो चीज पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होती वो पीपीटी बनाती है। हमारे लिए सॉल्वेंट सदैव हमेशा वाटर रहता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो हम हर चीज वाटर के रिलेटिव में बताते हैं। कोई चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये रिएक्शन लिखी है वर्ड्स में। क्या कोई बच्चा है जो इसे उसमें लिख सकता है, केमिकल सिंबल्स में? आप लिखो, खुद की कॉपी में लिखो। देखो कितने बच्चों को पता है पोटेशियम ब्रोमाइड का सिंबल क्या होता है, बेरियम आयोडाइड का सिंबल क्या होता है, किसका दो लगेंगे, किस पे प्लस चार्ज होता है, किस पे +2 चार्ज होता है। इसी तरह से इन चारों का फॉर्मूला लिखो और कोशिश करो इसे बैलेंस करने की। कमेंट्स में आंसर लिख सकते हो, अच्छी बात है, अपनी कॉपी में तो लिख लो। इस चारों चीजों को लिखो, देखो चारों के फॉर्मूले तुम्हें आते हैं कि नहीं आते, और देखो क्या तुम बैलेंस कर पा रहे हो। एक छोटा सा काम है, 1 मिनट देता हूं तुम्हें, कोशिश करो करने की। ठीक है? तो बच्चों देखो, केमिस्ट्री अगर तुम मेरे साथ पढ़ते हो, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो ना, मेरा सेशन देखो मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, मंडे वेनसडे और फ्राइडे होता है मानस सर का सेशन, और आप ज्वाइन करोगे, आपका 11th का जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, 10th का पेपर अच्छा हो जाएगा और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है? कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूंगा, उन्हें अगर आपने देख लिया आपका बहुत बढ़िया स्कोर बनेगा। तुमने केमिस्ट्री पूरे साल पढ़ी है नहीं पढ़ी, अगर तुम ये नेक्स्ट मंथ रेगुलर क्लासेस करते हो, चीजें खुद रिवाइज करते हो और सेशन पूरा करते हो, तो तुम्हारा पक्का 11th एएमयू एंट्रेंस हो जाएगा। ठीक है? पर तुम्हें सेशन में रोज आना होगा, जो मेरी 3 क्लासेस हैं, और घर जाके थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। ओके? इतना सा अगर आप करते हो ना तो डेफिनेटली आपकी चीजें बढ़िया होंगी। ठीक है? पढ़ के हो जाता है सब कुछ। तो बच्चों देखो, पोटेशियम का सिंबल के होता है, ब्रोमाइड का Br होता है, दोनों पे एक एक चार्ज होता है तो KBr हो गया। बेरियम पे +2 चार्ज होता है क्योंकि वो कहाँ है, वो एल्कलाइन मेटल होता है, वो दूसरे ग्रुप में होता है। बताया था तुम्हें कि बेरियम +2 रहता है। तो बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2 होगा, क्योंकि हमें 2 आयोडाइड चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 होता है। अब बच्चों बैलेंस कैसे करें? कैसे बैलेंस करोगे? कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे तुम्हें दे रखा है ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ये एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है? ये सब एक्वस है मतलब ये डिसॉल्व हो गए, और जिसके पीछे S लिखा होता है वो एक अनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। इनसॉल्युबल लिख लो, अनसॉल्युबल लिख लो, ये क्या है? एक प्रेसिपिटेट है। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो सेशन क्या है ना, इंटरेक्टिव है। आप कमेंट्स में अगर क्वेश्चन लिखोगे अपना तो मानस सर हेल्प जरूर करते हैं। ठीक है ना? वो कमेंट्स पढ़ते हैं, हाँ कभी कभी बीच में इररिलेवेंट कमेंट आती है तो वो मैं ध्यान नहीं देता। सिर्फ केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, तुम्हारे एग्जाम से रिगार्डिंग, चाहे तुम फिजिक्स की भी पूछोगे, मैथ की भी पूछोगे, वो भी मैं देख लूंगा, पर इररिलेवेंट कोई कमेंट होती है वो सर थोड़ा स्किप मार। तो कमेंट सेक्शन में करते रहो, केमिस्ट्री से रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो तो तुम पूछ सकते। क्लियर हो गया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर हो गई? ठीक है? अच्छा, अब बच्चों जरा इस क्वेश्चन, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ
कि इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्होंने आपको हीट नहीं लिखी हुई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा हीट लिखी होती है, और अगर हीट नहीं लिखी तो हम कैसे पहचाने कौन सा डिकम्पोजिशन है। जल्दी से इन चारों में बताओ डिकम्पोजिशन कौन सा। पोटेशियम आयोडाइड नहीं होता। देखो हमेशा बात याद रखना, प्रेसिपिटेट बच्चा बेरियम ब्रोमाइड है। क्या है? बेरियम ब्रोमाइड है। अब आप कैसे पहचानोगे? एक छोटा सा रूल मेरी तरफ से याद रख लेना। एक बहुत बेसिक सा रूल मानस सर बता रहे हैं, तुम्हारी 11th में बहुत काम करेगा। अगर एल्कली मेटल का सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है बच्चों? एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल सॉल्ट नेवर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। आप सब एल्कली मेटल्स को पहचानते हो बच्चों? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे एल्कली मेटल नहीं पता क्या होते हैं? जल्दी से मानो सर बता देते हैं। ग्रुप 1 में जो लोग रहते हैं ना हाइड्रोजन के सिवा, वो सब एल्कली मेटल कहलाते हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। तो अगर इनका कोई सॉल्ट है बच्चों, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। उसके पीछे हमेशा एक्वस लिखोगे। तो कभी मत कहना पोटेशियम तो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा सर, सोडियम तो नहीं बना रहा। गलत हो, क्योंकि ये कभी नहीं बनाते। एल्कली मेटल होते हैं ग्रुप 1 में लोग जो रहते हैं हाइड्रोजन के सिवा, और ये कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। ये अच्छे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। क्या? चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कोई सी कह रहा है। तो बच्चों सी एक बहुत बढ़िया आंसर दिया। ये अभी मैंने आपको बताया था कि देखो अगर तुम पानी को तोड़ना चाहते हो, बच्चों पानी को तोड़ना आसान होता है क्या? तुमसे मैं कहूंगा ये लो बिस्लेरी की बोतल, 1 लीटर ऑक्सीजन बना के दे दोगे मुझे? मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 दिन, 15 दिन का समय देता हूँ, बना दोगे? नहीं बना पाओगे। ऑक्सीजन बनानी इतनी आसान होती तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लोग खरीदते इतने महंगे महंगे? ऑक्सीजन बनाने के लिए वाटर को तोड़ना पड़ता है, और वाटर को तोड़ना चाहते हो तो हीट देनी पड़ेगी, और अगर तुमने कुछ दिया एनर्जी तो तुम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हो। तो क्लियर है ये आंसर क्यों है? बताओ किसी बच्चे को डाउट है ये आंसर क्यों है? अगर तुम किसी को तोड़ना चाहते हो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही रिएक्शन ऐसी दिख रही है जिसमें हमें तोड़ने की जरूरत है, तो आंसर सी है। इसका बताओ बच्चों रेस्पिरेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? जल्दी से इसका आंसर बताएं, रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे, रिपीटेड रहते हैं। हमेशा याद रखना जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ना उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। तो हमेशा याद रखना बच्चों, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एनर्जी इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है डी। जरा देखते हैं कैसे आंसर आ रहा है इसका डी। बाकी बच्चों आप लोग भी आंसर दो, का कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो बच्चों अगर आप इसे अच्छे से देखोगे, यहां पर सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ली, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या आंसर है इसका? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सोडियम ने बेरियम की जगह ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ली। ठीक है ना? अगर आप मेरी जगह लो, मैं आपकी जगह लूं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पर ऐसा हो कि मैंने आपकी जगह ली और आपको निकाल दिया,
तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है सिंगल वाला। ठीक है ना? जैसे हम लोगों पे एक कुर्सी थी, आप उस पे बैठे हुए थे, वो कुर्सी छीन कर मैं उस पे बैठ गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। पर मैं किसी चेयर पे बैठा हूँ, तुम किसी चेयर पे बैठे हो, तुम हम दोनों ने आपस में कुर्सियाँ बदल ली, तो वो डबल डिस्प्लेस। इसे बहुत अच्छे से समझना, बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तुम्हारे। इसका आंसर बताओ क्या है? फिफ्थ का सी कह रहा है तो बच्चा, तो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है। तो अगर आप देखो लेड नाइट्रेट है, टूट रहा है, लेड नाइट्रेट टूट रहा है, तो यहाँ पे हीट होनी चाहिए, यानी आपकी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो, ये लेड नाइट्रेट टूट कर ये क्या चीज है? ये है लेड ऑक्साइड। सबके नाम लिखने आते हैं ना, ये कौन है? ये इसका क्या नाम लिखोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बाय पार्ट करेंगे बच्चों। ए वाले को, ये तुम्हें वर्ड्स में दे रखा है, तुम्हें इसकी केमिकल इक्वेशन बतानी है, तो जल्दी से मुझे बताओ ए वाले की केमिकल इक्वेशन क्या होगी? हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है और अमोनिया बना रही है, इसकी रिएक्शन क्या होगी? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसका फॉर्मूला लिखवाना है? किस चीज का फॉर्मूला लिखना है बेटा? ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ट्राई करो, देखो किस किस का फॉर्मूला लिखना तुम्हें आता है। ये रिएक्शन आप कमेंट्स में लिखो। देखो, क्या ये तुम बैलेंस कर पा रहे हो और लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे? पहले ए वाला करेंगे, फिर बी सी डी चारों करने हैं हमने। पहले वाले का बैलेंस भी करना है, ठीक है? पहला देखो, पहले क्या दे रखा है? ये है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट कर रही है? नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन गैस भी N2 होती है। अमोनिया क्या होता है? NH3। बच्चों बैलेंस करना है, पहले हम नाइट्रोजन को करें, फिर हाइड्रोजन को करें। हो गई बैलेंस? तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया। अब जल्दी से दूसरे वाले का आंसर लिखते हैं। देखें दूसरे वाले का क्या आंसर है, तो जरा आंसर नंबर बी बताओ कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम बर्न करेंगे, एयर का क्या फॉर्मूला होता है? एयर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताना। वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तुम्हें। जरा इसको लिखो, ये वर्ड्स में दे रखा है, आपको इसे केमिकल इक्वेशन में लिखना है। ओके, तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको पता है, एक तो बैलेंस करना जरूर सीखते रहना बच्चों, बिना बैलेंस के मत छोड़ना। हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लैक कलर की गैस होती है, इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह होती है। अगर तुम्हारा सवाल बनता है तो ये भी आ सकता है, इसकी स्मेल होती है रॉटन एग। सड़ा हुआ जो होता है ना, उसे रॉटन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी स्मेल होती है रॉटन एग की तरह। तो H2S गैस बच्चों, एयर का फॉर्मूला होता है O2। एयर जब लिखा है मतलब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। क्या दे रहा है हमें? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों बैलेंस करे बिना मत छोड़ना। अगर तुम केवल ऐसे रिएक्शन लिख रहे हो, इसे बैलेंस भी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर सी बताओ, जल्दी से सी वाले का आंसर बताओ। सी वाले का क्या है? सी वाले का आंसर क्या आ रहा है? बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। जल्दी से आंसर सी बताएं। सर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है। हाँ, तो फॉर्मूले जैसे ना बच्चों, अभी हम बैलेंसिंग इक्वेशन कर रहे हैं, पूरा हम फॉर्मूले वाला चैप्टर जो होता है ना, देखो ये एएमयू एंट्रेंस का जो हम सिलेबस है, अभी बोर्ड्स है ना 10th के, तो हम 10th वाला पहले देख ले रहे हैं, फिर 9th में तुम्हें फॉर्मूला लिखना सिखाया जाता है।
तो हम उस लेक्चर को भी पूरा अच्छे से करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक तरफ सोडियम लिखा है, दूसरी तरफ सल्फेट लिखा है, तो दोनों का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अगर एक तरफ बेरियम लिखा है, दूसरी तरफ फॉस्फेट लिखा है, तो दोनों का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। ये दोनों चीजें, ये जो भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला एनायन कैटायन की वैलेंसी की हेल्प से कैसे लिखा जाता है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एक चैप्टर है, जब हम उस चैप्टर में उसे पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग वाला चैप्टर देख रहे हैं, इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा बहुत जो यूज पड़ रहा है वो हम सिखाते रहे। तो अगर आप थर्ड वाले का आंसर देखो, तो देखो बेरियम आपको पता है एक डाइवेलेंट होता है, क्लोराइड Cl2। देखो बेरियम पे 2+ का चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 होता है, तो आपको कैसे चाहिए होंगे, 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तो ये BaCl2 हो गया। अच्छा, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 3+ का, और सल्फेट पे 2- का। तो बच्चों 6 एलसीएम होता है इसका, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं, तुम्हें पता होगा, Al2SO4 3। ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, और प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, बेरियम सल्फेट का। क्या बच्चों इसे बैलेंस करके मुझे बता सकते हो इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, जल्दी से मुझे बताओ। अगर ये इसके कोएफिशिएंट है, ए, बी, सी और डी, इन चारों की वैल्यू क्या है। ओके, तो एक बच्चे ने हमारा आंसर बताया है, उसने उन्होंने पूरा कोएफिशिएंट के साथ लिखा है। सबसे पहले अगर आप देखो, हमारा बेरियम बैलेंस था, हम किसको बैलेंस करें, एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसे बैलेंस करके अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, जिससे बैलेंसिंग वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो भी इसमें देख सकता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, ये BaCl2 है, ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। क्या दे रहा है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है प्लस बेरियम सल्फेट। अब जरा इसे बैलेंस करते हैं बच्चों। तो एक तो ये बात याद रखना, ये प्रेसिपिटेट है तो इसके नीचे सॉलिड लिखना होगा, बाकी सबके नीचे एक्वस एक्वस लिखोगे। अब बैलेंस करें, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस करा, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। अब हमारा क्या अनबैलेंस्ड है बच्चों, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो बच्चों यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेरियम को बैलेंस करा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, तो बच्चों देखो क्या चीजें बैलेंस हो गई, क्या चीजें बैलेंस हो गई। क्या तुम्हें बैलेंस, अगर तुम्हें बैलेंसिंग पढ़ना है, तो केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है, फ्राइडे को क्लास ली, उसमें बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आप पार्ट 1 इस लेक्चर का देख सकते हो, कहाँ पे, केमिस्ट्री का पार्ट 1 इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसमें बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से देखी है। तो ये थर्ड वाला क्लियर हो गया। अब जरा जल्दी से लास्ट वाले को देखते हैं। जल्दी से मुझे लास्ट वाले का आंसर बताओ बच्चों, कि डी वाले का आंसर क्या होगा। Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. लास्ट वाला आंसर है, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से देख के बताएं कि इसका आंसर क्या है। बच्चों अगर मैं इसे फटाफट लिखूं, तो देखो पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है तो सॉलिड रखेंगे हम उसे, हर मेटल सॉलिड होता है सिवाय मरकरी के, मरकरी लिक्विड होता है। वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला KOH होता है आपको पता है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब बच्चों बैलेंस करना है, पोटेशियम बैलेंस है, आपको पता है सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस है, रह गई हाइड्रोजन, तो एक तरफ हाइड्रोजन है 3 और एक तरफ है 2, कैसे बैलेंस करेंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बैलेंस करके।
अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइट, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस करो बच्चों, सिखाइए बैलेंसिंग। एक स्टूडेंट ने लिखा आंसर 2k प्लस 2s2o प्लस 2koh, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2, 2 और 2। बच्चों देखो क्या है, बैलेंस हो गया सब कुछ। आपके पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन आपके इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 और 4 हो गए। अब यहाँ पे तुम्हें मैंने बताया एल्कली मेटल कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, तो वो एक्वस लिखा है, और हाइड्रोजन हमेशा गैस होती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? बताओ आज के सेशन में कोई आपको डाउट है? हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी वो सब आपको क्लियर है? तो बच्चों देखो एक क्विक रिकैप में जल्दी से आपको दे देता हूं कि आज हमने क्या क्या करा। मैंने शुरुआत करी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज्यादातर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहा जाता है। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव लिखा होगा आपके लिए, आप लिखा होगा यहाँ पे एनर्जी लिखी होगी या फिर डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा होगा। इसी तरह से बच्चों हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें हमने देखा कि अगर हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो कभी भी अगर कोई कंपाउंड ब्रेक कर रहा है डिफरेंट सब्सटेंसेस में तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं बच्चों, आपको पता है वाटर को नहीं तोड़ सकते, इसलिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरह से डीकम्पोजिशन के मैंने एग्जांपल आपको बताए। और ये कार्बोनिक एसिड होता है जो कि एक मिनरल एसिड है। याद रखना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक मिनरल एसिड होता है, पर एक वीक मिनरल एसिड होता है। फिर हमने फर्दर एग्जांपल देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो अपना ग्रीन कलर खो देता है। और ये कुछ कॉमन नेम मैंने आज की क्लास में आपको नोट करवाए जिन पे क्वेश्चन आता है। क्विकलाइम क्या होता है, स्लेकलाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, ठीक है। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है बच्चों, याद रखना। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में रखते हैं ना, अंधेरे में रखा जाता है इन्हें। अगर तुमने इन्हें रोशनी में रख दिया तो ये टूट जाते हैं, सिल्वर दे देते हैं टूट कर। तो इस रिएक्शन का पुराने जमाने में यानी कि थोड़े साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, जिसमें हमें पढ़ा कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन से हमें पता लग रहा है जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और इस रिएक्शन से पता लग रहा है लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देखी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है उसमें ये बात हमने याद रखनी है कि जो एल्कली मेटल होते हैं उनके सॉल्ट कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? व्हाट इज द व्हाइट कलर ऑफ एजीसीएल एंड एजीपीआर का? बिल्कुल कलर आपने बिल्कुल सही बताया, इसका व्हाइट होता है और फिर येलो कलर हो जाता है एजीपीआर का। तो बच्चों अगर आप फर्दर देखो क्लासेस का शेड्यूल ये आपके साथ शेयर्ड है। अब मेरी क्लास आज हो गई, यानी मंडे को हुई है, अब वेडनेसडे को होगी। अगर आपको स्क्रीन पर पूरा टाइम टेबल दिख रहा होगा, आप देख सकते हो कि जो ये हमारा शेड्यूल है, मंडे को केमिस्ट्री, फिर ट्यूसडे को फिजिक्स और मैथ, यानी कल आप मैथ पढ़ोगे 6:15 से 7:30, फिर वेडनेसडे को केमिस्ट्री और फिर फ्राइडे केमिस्ट्री पढ़ोगे। यानी अब हम एक दिन छोड़कर परसों मिलेंगे और उस दिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने। अब हमने पूरा चैप्टर लगभग खत्म कर लिया, करोजन पढ़ाऊंगा उस दिन और खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। तो उस क्लास में जरूर ज्वाइन करना अगर तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर देखो आपका ये फ्री बैच पूरा यूट्यूब पे है, इसके जो नोट्स है ना सब डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो यूट्यूब का, नीचे एकेडमी का जो ऐप है और जो डेली लिंक्स है, यानी आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ, ये सब आपका नीचे दे रखा होता है जो डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो ना, ये कांटेक्ट नंबर है बच्चों, अगर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, और फर्दर कोई भी आपकी क्यूरी है जिसको आप क्लियर करना चाहते हो कि इन सर से पढ़ना है, इन सर से पढ़ना है, आपका ये वाला बैच ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर दिख रहा है ना?
व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो आराम से इस नंबर पे, नीचे वाला जो विजिबल है। ओके? तो मैं होप करता हूँ आज की क्लास हर बच्चे को क्लियर हुई होगी। कोई डाउट है तो मैं 5 मिनट आपको 2-3 मिनट आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, ये ऐप है बच्चों, ये गूगल प्ले पे एसटीपीजी एकेडमी ऐप को डाउनलोड तो कर ही लेना। सारी पीडीएफ, नोट्स, लेक्चर, वीडियो तुम्हें इस ऐप पे मिल जाएंगे। ओके? तो इस ऐप को डाउनलोड करना है, अगर तुम कर रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है? अगर तुम्हारी इस वीडियो ने हेल्प करी बच्चों तो भाई लाइक कर देना, और चाहते हो कि नोटिफिकेशन आए तुम्हारे पास मेरी क्लास का, और सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके? तो मानस सर की तरफ से ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है? हाँ, बिल्कुल। इस सेशन के नोट्स, पुराने सेशन के नोट्स सब शेयर हो रहे हैं। ये पीडीएफ बनती है और इसके नोट्स मैं आपके साथ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है? बच्चों, मंडे को, आज मंडे हो गया सेशन, अब आपने याद रखना है नेक्स्ट सेशन कितने बजे होगा? वेनसडे को होगा, 6:15 पे होगा केमिस्ट्री का, और उसमें मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। प्लीज, इंपॉर्टेंट क्लास है वेनसडे को, आपने ज्वाइन करना है। कब ज्वाइन करनी है? वेनसडे 6:15 पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा, आपने ज्वाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है? मैं खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा सर, और करोजन पढ़ाऊंगा तुम्हें। करोजन पढ़ा के फटाफट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, इसी तरह से तैयारी करते रहो। मेरा सेशन रेगुलरली ज्वाइन करो, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी। फिर तुम 11th की जब शुरुआत करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम 10th से सही से पढ़ के केमिस्ट्री नहीं जाते, 11th में एकदम से बहुत लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हें परेशानी आ सकती है। तो 10th का बेस स्ट्रॉन्ग करके 11th में जाना है, और फिर आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हो ना, तो 11th बहुत अच्छी करना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 6:15 बजे वेनेसडे, जब मैं कराऊंगा ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 11th एंट्रेंस एग्जाम के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस।